Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 19th of April 2023. First news है avoid personal law. Let's look at a special marriage act Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पिटिशंस हेयर कर रहा है। बेसिकली एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को क्यों बनाया गया था? क्योंकि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना है उसको लेकर यहाँ पर पिटिशंस को हेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पर्सनल लॉज के अंदर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना है वो हम अवॉइड करेंगे। हम ये देखेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका ये कहना है कि जो सोसाइटी है ये इवॉल्व होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड जो सोसाइटी इवॉल्व होती है तो जो पार्लियामेंट का परसेप्शन है ये भी चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें इसको इंक्रीमेंटल चेंज हम यहाँ पर फेवर करना चाहते हैं। तो अभी आपको समझ आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सेड इन मैटर्स सच एज द वन अंडर कंसिडरेशन इट विल बी बेटर टू डील विद द इशू इन एन इंक्रीमेंटल मैनर, एंड सोसाइटी और जो पार्लियामेंट का परसेप्शन है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करता है। बहुत सारी चीज़ें 10 साल पहले एक्सेप्टेबल नहीं थी लेकिन आज ये एक्सेप्टेबल हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करती है। तो बेसिकली जो यहाँ पर स्टिग्मा एसोसिएटेड है सेम सेक्स मैरिज को लेकर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर सोच इवॉल्व करती है, सोसाइटी इवॉल्व करती है। द CJI टोल्ड द काउंसिल confine yourself to this incremental canvas and then allow society to evolve, allow parliament's perception to evolve over a period of time। क्योंकि पार्लियामेंट भी यहाँ पर जब सोसाइटी इवॉल्व करेगी तो पार्लियामेंट भी तो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। तो पार्लियामेंट का जो परसेप्शन है सेम सेक्स मैरिज को लेकर ये भी यहाँ पर इवॉल्व होगा। वी कांट डिनाई द फैक्ट कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव एलिमेंट इन्वॉल्व है। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना है ये काम यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, एंड जुडिशरी को मैरिज का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स इंक्रीमेंटल चेंजेस इन इश्यूज ऑफ सोशल एंड सोसाइटल रेमिफिकेशंस ये बेटर कोर्स होता है। देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड देयर इज़ अ टाइम फॉर सम थिंग्स टू कम, एंड हर चीज़ का समय होता है। जब यहाँ पर समय आएगा तो सेम सेक्स मैरिज को भी रिकॉग्निशन मिलेगा। फिर ये कहा गया है कि जो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, बेसिकली यहाँ पर ये कहना था कि जो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है यहाँ पर स्टेट की से होना भी ज़रूरी है, एंड जो यहाँ पर पिटिशंस फाइल की गई हैं सेम सेक्स मैरिज के रिकॉग्निशन को लेकर यहाँ पर स्टेट तो पार्टी है ही नहीं, और यहाँ पर स्टेट भी पार्टी होनी चाहिए। आज अगर स्टेट इन्वॉल्व है, स्टेट इसको लेकर अग्री कर रहा है, उसके बाद ये पिटिशंस यहाँ पर मेंटेनेबल हो सकती हैं। तो ही सेड द पिटिशंस वुड नॉट बी मेंटेनेबल अगर स्टेट्स यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मैटर ही स्टेट लिस्ट में फॉल होता है। द CJI सेट दैट कि बेसिकली सोसाइटी में एक्सेप्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम 2018 के नवतेज सिंह जौहर जजमेंट के बाद देखें, जब सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, तो आज हम 2023 में हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सेप्टेंस इंक्रीज़ हुआ है। तो CJI सेट दैट बिटवीन द टाइम दैट नवतेज Johar judgment was delivered and today our society has found much greater acceptance of same sex relationships। you find कि यहाँ पर ज़्यादा greater acceptance हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ यहाँ पर अर्बन किड्स नहीं होते हैं, स्मॉलर एरिया के लोग भी होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि ब्रॉडर सेंस में यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो रहा है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि सेम सेक्स मैरिज के रिकॉग्निशन को लेकर ये एलिटिस्ट व्यू है, तो ये एलिटिस्ट व्यू नहीं है, सब में हमें इसका एक्सेप्टेंस देखने को मिल रहा है। सो देयर इज़ दिस एक्सेप्टेंस विच इज़ इवॉल्विंग इन दिस इवॉल्विंग कंसेंसस। कोर्ट यहाँ पर एक डायलॉगिकल रोल प्ले करना चाहता है कि ज़्यादा यहाँ पर कंसेंसस क्रिएट हो एंड हम ज़्यादा यहाँ पर इक्वल फ्यूचर की तरफ मूव कर सकें। मैरिज इज़ नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी बट ऑल्सो कैरीज विद इट अ बुके ऑफ राइट्स। तो बेसिकली ऐसा थोड़ी है मैरिज नहीं कर सकते, मैरिज तो ये कर सकते हैं, लेकिन उस मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। और मैरिज को अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता तो उससे क्या प्रॉब्लम है? तो उससे ये प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे राइट्स नहीं मिल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिल पाते, आपको यहाँ पर अडॉप्शन राइट्स नहीं मिल पाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, जॉइंट बैंक अकाउंट, ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, आई कांट बाय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेडिकल इंश्योरेंस, तो ये सारी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। कल हमने एक और देखा था फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, तो ये राइट्स यहाँ पर नहीं मिल पाता है। He said between men and women there is also combination of persons with special biological
फीचर्स। तो बेसिकली यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि आप एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट की तरह क्यों देख रहे हो कि मेन और वुमेन, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में यहाँ पर मेन वुमेन की बात की गई है, तो आप इसको एब्सोल्यूट सेंस में मत देखो, क्योंकि यहाँ पर मैन और वुमेन ये कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है ही नहीं। Disagreeing, the CGI said there is a very important value judgment that you are making, that the very notion of a biological man is absolute or that notion of a biological woman is also absolute, जो कि incorrect है। कोई यहाँ पर absolute concept है ही नहीं man और absolute concept of a woman. Biological man is not a definition of what your genitals are. It's far more complex. So even अगर यहाँ पर special marriage act कह रहा है men and women, the very notion of men and notion of a woman ये यहाँ पर absolute नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो तुषार मेहता है उनका ये कहना है कि जो आपने ये नोशन बताया है ना, इसकी वजह से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और इसकी वजह से बहुत सारे एक्ट्स जो हैं ये अनवर्केबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर महिला का बयान एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं लिया जा सकता है। तो कोई मैन है वो कह सकता है कि बेसिकली मैं आपको मैन दिख रहा हूँ लेकिन एक्चुअली आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ वुमेन, तो क्या उसका बयान नहीं लिया जाएगा? तो आई मे हैव द जेनिटल्स ऑफ अ मैन बट इज अदरवाइज फीमेल एज इज पॉसिबली बीइंग सजेस्टेड, देन हाउ वुड आई बी ट्रीटेड अंडर द CRPC एज अ मैन और एज अ वुमेन? तो ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ठीक है, अभी आगे हेयरिंग होगी, इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। बाकी फर्स्ट पेज पर तो और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर IIT काउंसिल की मीटिंग हो रही है। क्यों IIT काउंसिल ने मीटिंग की? तो जो प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है IIT, उसकी यहाँ पर एक बॉडी है IIT काउंसिल, जो कि यहाँ पर मीटिंग करती रहती है। 2 साल से मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर मीटिंग हुई है। मीटिंग क्यों हुई है? क्योंकि SC ST OBC के बच्चों में बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रहा था। सुसाइड क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेंटल हेल्थ के यहाँ पर इश्यूज़ हैं। तो कंसर्न्स ओवर मेंटल हेल्थ ऑन द एजेंडा ऑफ द IIT काउंसिल्स मीटिंग shows that the recent campus protest carried out by various student bodies demanding कि यहाँ पर effective interventions किए जाने चाहिए authorities के द्वारा। द गवर्नमेंट्स कॉल फॉर जीरो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कैंपसेस, ये इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन है कि डिस्क्रिमिनेशन है, तभी तो आप यहाँ पर बात कर रहे हो ना कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक स्कीम का नाम मेंशन है, PM मित्र स्कीम। तो PM मित्र स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड एपरल स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की जाती है इस स्कीम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। इसरो गियर्स अप फॉर अनदर कमर्शियल लॉन्च। यहाँ पर NSIL मेंशन है। NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फिर यहाँ पर जो इसरो है ये सिंगापुर की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जिसका नाम है टेलियोस 2। किससे लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है एलिमेंटल चैलेंज, ये हम नहीं देखेंगे। तो हीट वेव की वजह से, यहाँ पर हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था और जहाँ पर हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई है। तो हीट वेव की वजह से जो यहाँ पर डेथ्स हो रही हैं उसको यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। एंड कल हमने एक और टर्म डिस्कस किया था, वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इस आर्टिकल में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट IITs नीड, ये हम एक बार देख लेते हैं आर्टिकल। वैसे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि आपको इसमें नहीं पता होगा, सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो IIT काउंसिल की यहाँ पर मीटिंग होती है। मीटिंग में यहाँ पर बात की जाती है कि कैसे स्टूडेंट काउंसलिंग को इम्प्रूव किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये बात कह चुके हैं कि अगर हम IITs की बात करें तो यहाँ पर एक्सीलेंस तो है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पर एम्पैथी की कमी है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अब बात यह है कि यहाँ पर SC ST स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही क्यों है? तो सबसे पहले यहाँ पर सबको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि SC और ST के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको इस बात का रियलाइजेशन नहीं होगा कि वो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि उनको रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहाँ पर आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि ये कहते हैं कि मेरिट यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है क्योंकि SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि उनके पास एम्यूनिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ऑथर ने डेटा बताया कि उनके पास एक्चुअली एम्यूनिटीज़ नहीं है। Thus, reaching school or college or even finding time for it is harder for SC students. But this inequality is not only about social class. यहाँ पर वाटर की एक्सेस की बात की गई है, वाटर की एक्सेस भी यहाँ पर बहुत कम है इनके लिए। इन ए नॉर्मल सोसाइटी ये जो मटीरियल इनइक्वालिटी है इसको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पढ़ा जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है।
इंजीनियर्स वुड डिज़ाइन रॉबस्ट सॉल्यूशंस एंड सोशल साइंटिस्ट इंश्योर करते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो इनइक्वालिटी है, इसको यहाँ पर सही किया जाए। लेकिन इनइक्वालिटी आज भी उतनी ही है, इनइक्वालिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो पा रही है। तो इनइक्वालिटी यहाँ पर क्यों इंक्रीज़ हो रही है? उसका रीज़न ये है कि कभी भी हम अपने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते ही नहीं है, हम उसके सोल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सैडली वी आर नॉट अ नॉर्मल सोसाइटी। हायर एजुकेशन इन इंडिया ये ऑपरेट करता है इनइक्विटेबल मैनर में। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई IIT के स्टूडेंट्स हैं एंड IIT के स्टूडेंट्स जाकर अगर सोसाइटी में देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को यहाँ पर कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम कौन से टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ला सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें देखते हो तो आप यहाँ पर सेंसिटाइज हो पाते हो, आपके अंदर सेंसिटिविटी आ पाती है। तो स्टिल ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कैन ईजिली चेंज फॉर द IITs। फॉर IIT बॉम्बे जो कम्युनिटी है इन द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि पालघर, थाने, नासिक की बात की गई, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इन प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर जो IIT के स्टूडेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज किया ही नहीं जाता कि आप इनके सोल्यूशन निकालो। तो जब वो इसके सोल्यूशन निकालने जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि कितनी यहाँ पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। फॉर द IITs सच एन अप्रोच विल सर्टेनली इंप्रूव द सोशल मिलियू विद इन द स्टूडेंट बॉडी एंड जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस है ये भी रिड्यूस होगा, कोलैबोरेशन इंक्रीज होगा, टीम वर्क यहाँ पर इंक्रीज होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, पॉल्यूशन है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर डिसफंक्शनल है, बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमें सोल्यूशन की ज़रूरत है। और सोल्यूशंस कौन प्रोवाइड करेगा? बेसिकली यहाँ पर जो IITs के स्टूडेंट्स हैं ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आर एलीट इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू कन्वर्ट आर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोल्यूशंस, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ जॉब हो रखा है एंड द लॉटरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फिर इस आर्टिकल में ये भी बताया गया था कि ये जो JEE एडवांस्ड का पैटर्न है इसमें ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल ये बताया गया कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है, फिर यहाँ पर SC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कितने मार्क्स की ज़रूरत थी, कट ऑफ कितना था। ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे कि JEE एडवांस एक पुअरली डिज़ाइंड एग्जाम है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। द एंटी पॉलिटिक्स पार्टी, यहाँ पर आपकी बात की गई है कि आपने यहाँ पर कैसे एक पॉलिटिक्स का ऑल्टरनेटिव हमें प्रदान किया है और कैसे आम आदमी तक ये पहुँचे हैं, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो ऑथर कौन है, तो राइटर इज़ एन आप लीडर, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपकी तारीफ की गई होगी जो कि हमने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेफ एंड फ्री, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बात की गई है, तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में फेस्ट था एंड फेस्ट के दौरान ये देखा गया कि यहाँ पर विमेन को परेशान करने की कोशिश की गई। अब ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो कि DU के किसी कॉलेज में हुआ है, इससे पहले मिरांडा में भी हो चुका है एंड यहाँ पर एक और कॉलेज मेंशन था गार्गी कॉलेज, यहाँ पर भी हो चुका है। अब यहाँ पर कॉलेज ने क्या डिसाइड किया, तो कॉलेज ने ये डिसाइड किया कि कोई भी अगर फेस्ट होगा तो सबसे पहले यहाँ पर NOC लाने की ज़रूरत पड़ेगी पुलिस से, और उसके बाद हम CCTV हर जगह इंस्टॉल कर देंगे। अब ऑथर का ये कहना है कि बेसिकली अगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ यहाँ पर अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करें, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लड़कियों से उनका फ्रीडम ले लोगे। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि बाहर कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स हैं एंड लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि लड़कियों को आप घर में कैद कर दोगे कि आप बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि बाहर अनवांटेड एलिमेंट्स हैं। आप उन अनवांटेड एलिमेंट्स को रिमूव करने की कोशिश करोगे ना, तो यही ऑथर का पॉइंट है। तो इट्स नॉट इंसिडेंटल दैट द 3 कैंपसेस ऑन विच द इंसिडेंट्स अकर्ड आर ऑल विमेंस कैंपसेस, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है अथॉरिटीज़ के लिए कि सेंसिटिवली इस मैटर को हैंडल किया जाए एंड यहाँ पर हैवी हैंडेड होने की ज़रूरत नहीं है विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पर। तो फॉर मैनी स्टूडेंट्स इन एन ऑल विमेन इंस्टीट्यूशन, जो कैंपस है बेसिकली प्लेस होता है ओपननेस का, आप अपनी एजेंसी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, आप एक पावर फील करते हो जो कि शायद घरों में बहुत सारी महिलाएं नहीं कर पाती हैं। उसका रीज़न है कि कन्फाइन होता है, कंस्ट्रेंट होता है, फैमिली होती है, कम्युनिटी होती है। तो ये सब यहाँ पर ऑथर ने बताया है। व्हेन देयर इज़ अ थ्रेट टू देयर सेफ्टी हाउएवर द रिस्पॉन्स कांट बी द ऑल टू कॉमन वन, कि बेसिकली यहाँ पर जो विमेन है उनसे उनका फ्रीडम ही ले लो। कैसे आप फ्रीडम ले रहे हो कि आपको अपने हॉस्टल में रहना है, उनके सारे मूव को आपको मॉनिटर करना है थ्रू द CCTV, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट वुड बी मच बेटर इंस्टेड टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, सेंसिटाइज किया जाए कि उनको कौन से चैलेंजेस हैं एंड यहाँ पर कॉलेज अथॉरिटीज़ ये कहें कि हम आपको सपोर्ट करेंगे जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ मच हार्डर वर्क ऑफ कोर्स, बट इट इज़ द ओनली वे कि आप सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सको और उनसे उनका फ्रीडम भी मत लो। उसके बाद हम चलते हैं आगे, लिसनिंग टू मैक्रॉन, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो यहाँ पर इमैनुअल मैक्रॉन की बात की गई। इमैनुअल मैक्रॉन ने क्या किया, इमैनुअल मैक्रॉन गए चाइना, और चाइना जाकर ये कहते हैं कि हम कोई USA के वसाल स्टेट नहीं है। वसाल का मतलब हम कोई USA के जागीर नहीं है कि USA जो कहेगा वैसे हम काम करेंगे, इन्होंने ये बात कह दी। अब इनका ये कहना है कि चाइना को लेकर हम यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी करना चाहते हैं कि हम बेसिकली USA की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। अगर USA को लगता है कि यहाँ पर जो चाइना है ये विस्तारवाद कर रहा है ताइवान को लेकर, तो हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताइवान जो है ये फ्रांस के लिए कोई थ्रेट नहीं है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाइना यहाँ पर ताइवान के लिए क्या कर रहा है।
ठीक है, अब चाइना को तो ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि जो यूरोप है ये अलग तरीके से डील कर रहा है चाइना के साथ, एंड यूरोप यहाँ पर यूएसए को फॉलो नहीं कर रहा है चाइना को लेकर। अब इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम है कि हम अभी तक फ्रांस के ऊपर रिलाई कर रहे थे कि फ्रांस यहाँ पर इंडो पैसिफिक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन फ्रांस तो यहाँ पर चाइना की बोली बोल रहा है। अब फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है, क्या फ्रांस पहले भी ऐसा कर चुका है, और इससे हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, ये ऑथर ने बताया है। तो लास्ट वीक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जाते हैं चाइना में और ये कहते हैं कि फ्रांस इज़ एन अलाय, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स का वसाल स्टेट नहीं है। मैक्रोन वॉज डिफेंडिंग हिज कॉमेंट्स टू द प्रेस ऑन हिज वे बैक फ्रॉम चाइना कि पेरिस जो है, ये जो वॉशिंगटन हॉस्टाइल है टुवर्ड्स चाइना, पेरिस इस हॉस्टिलिटी को शेयर नहीं करता है, एंड जो ताइवान क्राइसिस है ये थ्रेट नहीं है यूरोप के लिए। तो बेसिकली जो हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर ऑथर ने कोट किया है कि जैसे यूरोप को लगता है कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है ये तो दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यहाँ पर यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो ताइवान का जो इशू है ये यूरोप में नहीं हो रहा है तो यूरोप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूक्रेन का इशू जो है ये यूरोप में हो रहा है तो यूरोप को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम है यूरोप की, जो कि हमें दिखती रहती हैं आए दिन इनके स्टेटमेंट्स में। तो बीजिंग्स ऑफिशियल मीडिया सेज मैक्रोन ऑफर्स द मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो कि बाकी दुनिया फॉलो कर सकती है चाइना के ऊपर, और यहाँ पर चाइना को लेकर यूएसए की पॉलिसी फॉलो करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो बीजिंग लव्स टू सी की नेशंस रिफ्यूजिंग टू चैलेंज चाइनाज हेजेमोनिक पॉलिसीज इन एशिया इन द नेम ऑफ परस्यूइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्रॉम द यूएस। रशिया टू होप्स दैट फ्रांस एंड अदर्स इन यूरोप विल बी लेस टाइड पॉलिटिकली टू द यूएस। रशिया की बात करें तो रशिया यहाँ पर चाइना के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है। तो कुछ एनालिस्ट तो ये अक्यूज़ कर रहे हैं कि एक्चुअली जो रशिया है ये चाइना का वसाल स्टेट बनता जा रहा है। तो ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्स की बात कर रहे हैं जो कि दूसरे के वसाल स्टेट बनने की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने बात की कि जो फ्रांस है क्या ये वसाल स्टेट बन रहा है यूएसए का, क्योंकि फ्रांस खुद कह रहा है कि हम कोई वसाल नहीं है यूएस के। फिर यहाँ पर रशिया की बात की तो रशिया यहाँ पर वसाल बन रहा है चाइना का। तो ये इशू है ही नहीं, इशू क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो डिबेट इन रियलिटी इज़ नॉट अबाउट ईदर यूरोप और रशिया बिकमिंग सब ऑल्टर्स टू द यूएस और चाइना। इनफैक्ट यूएस तो ये खुद चाहता है कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद ले, यूरोप यहाँ पर यूएस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो यूरोप है बेसिकली पैसा नहीं खर्च करना चाहता अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर, एंड यूरोप को यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई है जो कि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहा है। बट यूरोप हैज़ नॉट बीन विलिंग टू डिवोट द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सच अ पर्पस, एंड बहुत हैप्पी है ये रिलाई होने के लिए यूएस के ऊपर फॉर इट सिक्योरिटी। अब फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस का बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है यूएस को डिफाई करने का, बट पेरिस हैज़ ऑलवेज मॉड्यूलेटेड दैट टेंडेंसी विद इन रीजनेबल बाउंड्स। अब इससे कौन से यहाँ पर हमें 5 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स दिख रहे हैं, उन ट्रेंड्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला ये मैक्रोन का ये क्लेम कि ताइवान जो है ये यूरोप का कंसर्न नहीं है। तो ये जो हमारी ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि जो यूरोप है, यूरोप को ये लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम तो दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन जो दुनिया की प्रॉब्लम है ये यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अ शूटिंग वॉर, अगर मान लो कि ताइवान को लेकर यूएस और चाइना में वॉर हो जाती है तो इसका कॉन्सिक्वेंस तो यूक्रेन और रशिया की वॉर से भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो अ शूटिंग वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना ओवर ताइवान माइट बी मोर डिवास्टेटिंग एंड कॉस्टली टू द इंटरनेशनल सिस्टम देन द वॉर इन यूक्रेन। मैक्रॉन्स कमेंट्स ऑन चाइना एंड ताइवान और ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि इंडो पैसिफिक को लेकर ये चाहते हैं कि ओपन फ्री इंडो पैसिफिक होना चाहिए, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन इंडो पैसिफिक को लेकर आप तो यहाँ पर चाइना को ही कंडेम नहीं कर रहे हो। सेकेंड, इट इज़ क्वाइट क्लियर कि मैक्रोन जो है ये पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एंड अगर हम यूरोपियन कमीशन की बात करें तो जो सेंट्रल यूरोपियंस हैं ये यहाँ पर मैक्रोन ने जिस तरीके से यहाँ पर चाइना को लेकर बात की ये क्रिटिकल है इस बात को लेकर। सेंट्रल यूरोपियंस टेंड टू ट्रस्ट द यूएस मोर देन फ्रांस और जर्मनी टू डिफेंड देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो बेसिकली अगर मैक्रोन ने कोई स्टेटमेंट कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि जो यूरोप है यही चाइना को कंडेम नहीं करना चाहता है। द ओनली कॉमन बिलीफ इन यूरोप टुडे अपीयर्स टू द पॉलिटिकल फेथ इन बीजिंग्स कैपेसिटी टू एंड रशियाज वॉर इन यूक्रेन। तीसरा यह है कि यूरोप जो है ये डिवाइड है और बहुत ज़्यादा वीक है, एंड यूरोप अगर वीक और डिवाइड होगा इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। मल्टीपोलैरिटी की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि एक पोल तो यहाँ पर यूरोप ही है, एंड यूरोप ही अगर वीक होगा तो एक ये जो पोल है ये खत्म हो जाएगा, तो मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। इफ़ इंडियाज़ प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन टुडे इज़ विद चाइना, डेली कांट बेट ऑन ईदर यूरोप और रशिया। तो बेसिकली अगर चाइना के साथ हमारा कोई भी इशू होता है तो यूरोप हमें सपोर्ट करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रशिया हमें सपोर्ट करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रशिया यहाँ पर चाइना के बहुत ज़्यादा करीब जाता जा रहा है। तो इंडिया ने बहुत लंबे समय तक रशिया के ऊपर अलाई किया है, उसके बाद बेसिकली हम यूरोप के ऊपर भी
थोड़े डिपेंडेंट हैं कि यूरोप जो है हमें सपोर्ट करेगा अगर चाइना के साथ हमारा कोई भी इशू होता है, लेकिन शायद यूरोप ऐसा ना करे। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें यूएसए की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूएसए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अलाई हो सकता है, क्योंकि जो चाइना है वो यूएसए का भी दुश्मन है ही। तो इंडिया is also stepping up its engagement with Russia on the calculation that Moscow's current dependence on Beijing is temporary. The jury is out on this question though. Fifth, the inability or unwillingness of both Russia and Western Europe to balance China means India को यहाँ पर अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है यूएस और उसके अलाइज के साथ, क्योंकि यूएस के लिए इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना को कंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ इक्वली ट्रू दैट द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ इंडिया विल ओनली गो अप, क्योंकि यूएस को अगर यूरोप नहीं सपोर्ट करेगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर यूएस के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यूएस भी यही चाहेगा कि इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई बनाया जाए। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है अब बिग कैट मिस्ट्री, ये हम डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर चीता के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता, ठीक है। कौन कौन से बिग कैट स्पीशीज़ है इंडिया में, कौन से नहीं मिलते हैं, NTCA क्या है, प्रोजेक्ट चीता क्या है, प्रोजेक्ट चीता कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम कुछ लोकेशंस डिस्कस करेंगे जो कि यूक्रेन में है। तो एक बार हम नाम देख लेते हैं। तो बाखमत यूक्रेन में है, खेरसन यूक्रेन में है, ल्यूहांस्क डोनेट्स्क यूक्रेन में है, एंड यहाँ पर प्रो रशियन फोर्सेज हैं। ज़ेपोरिज़िया रीजन यूक्रेन में है। फिर यहाँ पर बताया गया कि ये जो 4 रीजन है, खेरसन, ज़ेपोरिज़िया, ल्यूहांस्क एंड डोनेट्स्क, इसको यहाँ पर रशिया ने एनेक्स कर रखा है। तो रशिया ने क्या एनेक्स कर रखा है, क्या नहीं कर रखा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली ये सब कुछ चेंज होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ रीजन पता होने चाहिए कि कौन से रीजन यहाँ पर यूक्रेन में है। फिर यहाँ पर टुनीशिया की बात की गई है। तो टुनीशिया, यहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। अरब स्प्रिंग बेसिकली 2011 में जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे। तो आपको टुनीशिया की लोकेशन देखनी है, एंड बाकी आपको इसराइल की लोकेशन देखनी है। इसराइल के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं आपको वो देखना है। बाकी आपको गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ ईडन एंड बाब एल मांडेब स्ट्रेट, ठीक है, ये सारी लोकेशंस देखनी है। ये पूरी जोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है प्लांट क्राइज रिकॉलिंग JC बोस। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली तेल अवीव यूनिवर्सिटी इसराइल ने इसने यहाँ पर रिपोर्ट किया कि जो प्लांट्स हैं इनकी भी साउंड होती है। अब ये जो साउंड होती है एक्चुअली अल्ट्रासोनिक रेंज में होती है, जिसकी वजह से हमें सुनाई नहीं देती है। तो प्लांट ये जो साउंड है ये कब रिलीज़ करते हैं, बेसिकली जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तब इनकी साउंड होती है, एंड जो हमको सुनाई नहीं देती क्योंकि अल्ट्रासोनिक रेंज में होती है। तो क्या ये बहुत नई स्टडी है जो कि हमको नहीं पता थी? तो ये इंडियंस को बहुत पहले से पता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि यहाँ पर पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, शाम के वक्त नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत पहले से पता हैं, ठीक है। अब हमको कैसे पहले से पता है, क्योंकि JC बोस ये बात बहुत पहले बता चुके हैं। तो लास्ट मंथ अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम तेल अवीव यूनिवर्सिटी इन Israel reported that they had been able to pick up distress noises जो कि यहाँ पर प्लांट्स के द्वारा बनाई गई। The researchers said these plants had been making very distinct high pitched sounds in the ultrasonic range जब भी ये किसी स्ट्रेस में होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको पानी की ज़रूरत होती है। This was the first time that plants had been caught making any kind of noise, and हमें तो डेजा वू जैसी फीलिंग आई, क्योंकि हम प्रीवियस जनरेशन हमारी हमेशा हमसे बताती है कि प्लांट्स को भी यहाँ पर फील होता है, तो आपको यहाँ पर पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो सेवरल प्रीवियस जनरेशंस ऑफ इंडियंस हैड ग्रोन अप हियरिंग दैट JC बोस हैड शोन मोर देन अ सेंचुरी अगो कि प्लांट यहाँ पर सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हैं, पेन को करते हैं, जैसे कि एनिमल्स करते हैं। चिल्ड्रन को यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि आपको यहाँ पर पत्ते नहीं तोड़ने हैं, फ्लावर्स नहीं तोड़ने हैं, because that could cause pain to the plants or trees. The discovery that plants cry in distress therefore did not come as much of a surprise to them. It seemed कि ये सिर्फ लॉजिकल एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पर JC बोस का काम था। बोस हो सकता है कि करंट जनरेशन को फेमिलियर ना हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन साइंस के। फिर यहाँ पर बताया गया इनके बारे में बहुत सारी बातें कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या रिसर्च की, क्या क्या इन्होंने पेपर्स को पब्लिश किया। तो JC बोस इज रिमेंबर्ड फॉर 2 थिंग्स। पहला वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स को लेकर, एंड दूसरा फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स को लेकर। इनको क्रेडिट किया जाता है कि ये पहले कॉन्ट्रीब्यूटर थे टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। फिर यहाँ पर P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया था। He is the first one to generate electromagnetic signals in the microwave range। फिर रेडियो वेव्स के बारे में बताया गया कि रेडियो वेव्स के बारे में इन्होंने 12 पेपर्स पब्लिश किए थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर जब भी पढ़ते हो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में, तो आप यहाँ पर मार्कोनी का नाम पढ़ते हो, आप इनका नाम नहीं पढ़ते हो। उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न ये है कि कभी भी इन्होंने अपने काम का पेटेंट लिया ही नहीं। अब इन्होंने अपने काम का पेटेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनका मानना ये था कि बेसिकली आप पैसा क्यों बनाना चाहोगे फ्रॉम साइंस। तो बोस नॉट जस्ट रिजेक्टेड द ऑफर, ही फेल्ट डिसगस्टेड एट द आइडिया ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम साइंस। तो इन्होंने अपने काम का पेटेंट ही नहीं लिया था।
फिर बाद में इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया एंड प्लांट्स को स्टडी करने के बाद इनको बताया कि प्लांट्स भी यहाँ पर प्लेजर फील करते हैं, पेन फील करते हैं. तो हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन बायोलॉजी एज वेल एज फिजिक्स आर अमेजिंग. एंड फीलिंग होती है, सेंसेशन होता है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है. नेक्स्ट है हाउ सिविल यूनियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैरिज. तो बेसिकली जो 5 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड की जा रही है, इसमें इनका ये कहना है कि हो सकता है कि हम यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन हम सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज करें. अब सिविल यूनियन और मैरिज में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली यहाँ पर सिविल यूनियन की तरह अगर यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर राइट्स मिलने चाहिए वो मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैरिज की तरह इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा. जैसे एम्प्लॉयमेंट में कोई राइट है, इनहेरिटेंस में कोई राइट है, प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, पेरेंटल जो राइट्स हैं, ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं होगी. तो ये है सिविल यूनियन. और सिविल यूनियन कैसे डिफरेंट है मैरिज से, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं. तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पहले यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को तो रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन उनके यूनियन को रिकॉग्नाइज किया. अब यूनियन को क्यों रिकॉग्नाइज किया? कि बेसिकली जो भी यहाँ पर राइट्स मिलने चाहिए वो राइट्स इनको मिल जाएँ, जो भी मैरिज की वजह से राइट्स फ्लो होते हैं वो सारे राइट्स इनको मिल जाएँ. तो अब 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud on Tuesday began hearing a batch of petitions seeking legal recognition for same sex marriage. सिविल यूनियन क्या होता है? तो सिविल यूनियन बेसिकली यहाँ पर मैरिज की तरह तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपका यूनियन है, इस बात को माना जा रहा है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर राइट्स दिए जाएंगे. तो ऑल्दो अ सिविल यूनियन रिजेंबल्स अ मैरिज एंड ब्रिंग्स विद इट एम्प्लॉयमेंट, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी एंड पेरेंटल राइट्स, देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू. फिर यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं जो कि हमने डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. GST फ्रॉड्स टैक्समैन ऑन एंटी इवेजन ड्राइव एस कलेक्शन स्टेज रेंज बाउंड. तो बहुत सारा यहाँ पर GST फ्रॉड हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर GST कलेक्शन कम हो रहा है, तो एंटी इवेजन ड्राइव की जाएगी. GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो बेसिकली जो फाइनल प्लेस ऑफ कंजम्पशन है वहाँ पर टैक्स लगता है. नेक्स्ट है इंडिया टू अपील WTO पैनल रूलिंग ऑन ICT इम्पोर्ट टैरिफ्स. तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है क्योंकि यहाँ पर WTO ने इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग दी है. अब यहाँ पर कौन सी इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग दे दी है? तो 2019 में हमने बेसिकली क्या किया था और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, तो जो भी प्रोडक्ट्स IT प्रोडक्ट्स आ रहे थे यूरोपियन यूनियन से, हमने उसके ऊपर लगाया 7.5% की इंपोर्ट ड्यूटी. बाद में हमने इसको इंक्रीज़ करके कर दिया 15%. बाद में हमने इसको इंक्रीज़ करके कर दिया 20%. तो अगर हम यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हमने 1997 में IT एग्रीमेंट साइन किया था. तो इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, जो कि 1997 में इफेक्ट में आया था. एंड ये बात करता था कि जो भी यहाँ पर कंप्यूटर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सेमी कंडक्टर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें जो भी ट्रेड हो रहा है इसमें टैरिफ को एलिमिनेट करना है. तो अगर हमने यहाँ पर टैरिफ को एलिमिनेट करने वाले एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पर इशू है. अब यहाँ पर WTO की रूलिंग तो आ गई है, उसके बाद ये हम WTO की अपीलेट बॉडी में अपील करेंगे, लेकिन हमारा मैटर कोई सुनने वाला नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि ये रूलिंग हमारे ऊपर अभी तो बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर हम अपीलेट बॉडी की बात करें WTO की, तो उसमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं. अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो USA है ये अपॉइंटमेंट्स को लगातार ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से WTO की अपीलेट बॉडी में यहाँ पर मेंबर ही नहीं है हमारी फरियाद सुनने के लिए. तो अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेंशन्ड इन दिस रूलिंग डिड नॉट एग्जिस्ट जब ITA को साइन किया गया था. ये इंडिया का स्टैंड है एंड यही हम बात करेंगे जब हम अपील करेंगे. लेकिन WTO की अपीलेट बॉडी की बात करें तो अपील मैकेनिज्म करंटली फंक्शन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर मेंबर्स ही नहीं है. USA ने यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है अपॉइंटमेंट, और जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स हैं वो अनरिजॉल्व हैं. तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि यहाँ पर WTO का अपीलेट मैकेनिज्म नहीं है. तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अपील अ रीसेंट रूलिंग बाय अ पैनल ऑफ द WTO ऑन इट्स इम्पोजिशन of tariffs on mobile phones and electronic components in a bid to ensure that कि रूलिंग की वजह से हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग गोल्स जो हैं ये इम्पैक्ट ना हो. इंडिया रशिया यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेजर्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पर स्टडी स्लाइड क्यों हो रहा है IT स्टॉक्स में? क्योंकि ये जो मेजर कंपनीज़ हैं IT कंपनीज़, फॉर एग्जांपल TCS, इन्फोसिस, इनको यहाँ पर थोड़ा वीकर क्वार्टर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर IT स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर IT स्टॉक्स को सेल किया जा रहा है. अब इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक द एनालिसिस तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हो. एंड अगर आपको अप्रैल की PDF बाय करनी है वो भी कर सकते हो. कमेंट सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.